सो हेलो मेरे जेईई और नीट के प्यारे बच्चों, जहां लास्ट क्लास में आप लोगों ने सॉलिड स्टेट के इस कॉन्टिन्यूटी सीरीज में सीखा था अबाउट द क्रिस्टल लैटिस एंड द यूनिट सेल्स। उसके बाद में मैंने आपको सिखाया था क्यूबिक लैटिस के बारे में और उसकी सिमेट्री के बारे में। आप लोगों की चॉइस के ऊपर मैं आज का टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो बेसिकली डेंसिटी क्या होता है ये हम लोगों को पता है, बस थोड़ा सा इसको क्रिस्टल सिस्टम में अप्लाई करके देखना है। तो आप आज ही जानिए कि ये बेसिकली टॉपिक आपका आता है 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री के द सॉलिड स्टेट चैप्टर में से डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो गाइस मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम की बात ही कुछ और है। ये ऐसा क्रिस्टल सिस्टम होता है जो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है, जिसको सबसे ज्यादा हम लोग स्टडी भी करते हैं, इसीलिए हम लोग डेंसिटी भी सीखेंगे इन्हीं सिस्टम्स के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे सामने आता है कि क्या क्या इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। भाई साहब डेंसिटी तो मैंने बता ही दिया। दूसरा मैं क्या कराने वाला हूं, PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई एंड नीट। सो जेईई में इन एडवांस के कुछ क्वेश्चन सीखेंगे, साथ ही में सीखेंगे नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। करेक्ट। सो आ जाते हैं सबसे पहले सीखने के लिए कि डेंसिटी है क्या। तो आ जाइए, चलिए जानते हैं कि डेंसिटी बेसिकली होती क्या है। तो डेंसिटी पहले जैसे आप लोगों ने डेंसिटी सीखा है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सेम चीज मैं सिखाऊंगा, लेकिन इस बार क्रिस्टल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से एक छोटा सा एग्जांपल सिखाता हूं आपको जो आपके सामने दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर ये क्यूब आपके सामने दिया हुआ है और इस क्यूब का एक मास दिया हुआ है, आपको मास कितना दिया हुआ है इस क्यूब का, 400 ग्राम आपको दिया हुआ है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बेसिकली कितना आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम जो होगा लेट्स से कि ये V है, और मैं अगर वॉल्यूम को ले लेता हूं सीसी के अंदर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को मिलेगा कि इसकी जो डेंसिटी आएगी वो आ जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज 400 अपॉन V क्यूब। और इसकी यूनिट क्या बनेगी, मास किस में दिया था, ग्राम। यूनिट मैंने वॉल्यूम की क्या ली हुई थी, वॉल्यूम की मैंने ली थी सीसी, ओके V है, तो क्या बनेगा ये ग्राम पर सीसी, दैट इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इस यूनिट को हम लोग सीजीएस यूनिट भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में एक बार आइडिया देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर लीटर से लेके मीटर क्यूब में से, या फिर सीजी क्यूब में, या सीसी क्यूब, कैसे हम लोग इस तरह को मेजर करते हैं। सबसे पहले जानिए कि 3 तरह की यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले यूनिट आपकी जो होती है जिसको हम लोग बेसिकली कन्वेंशनल यूनिट बोलते हैं, जिसको मैक्सिमम टाइम लोग यूज करते हैं, पानी लेने जाते हैं 1 लीटर की बोतल, 2 लीटर की बोतल, मिल्क बाय करते हैं 1 लीटर, हाफ लीटर। तो बेसिकली आपका जो कन्वेंशनल यूनिट होता है वो लीटर होता है। लीटर को हम लोग बोल सकते हैं डेसीमीटर क्यूब, लीटर को हम लोग बोलते हैं डेसीमीटर क्यूब। सिमिलरली जो एसआई यूनिट है उसमें होती है, लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो मीटर का जब आप क्यूब कर देंगे तो बन जाएगा लीटर। करेक्ट। ऐसे ही हम लोग बोलेंगे कि लीटर से लेके अगर मान के चलिए तीसरे सिस्टम में आना जिसको सीजी सिस्टम बोलते हैं, तो वो क्या है, दैट इज सीसी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको सेंटीमीटर का होल क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लोग सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको इनको कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि यहां से लेके यहां आएंगे, तो 1 मीटर के अंदर होते हैं 10 डेसीमीटर। दैट मीन्स कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब से, यानी मल्टीप्लाई कर देना इस चीज को 1000 से, तो आपके पास में आ जाएगा लीटर में। और सेम चीज अगर आपने मल्टीप्लाई कर दी 1000 से, तो बन जाएगी कहानी सीसी के अंदर। और ये कन्वर्जन मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला हूं अपने पूरे लेक्चर में, इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही सिखा दिया है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मीटर कंटेन्स 10 डेसीमीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं कि 1 डेसीमीटर कंटेन्स 10 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एंड कन्वर्ट एवरीथिंग। अब आ जाते हैं फटाफट से ये जानने के लिए कि यहां पे क्या दिया हुआ है। तो भाई साहब मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी एंड हियर इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो वी ऑलवेज नोटेट द गिवन मास बाय W, क्योंकि M जो होता है वो मोलर मास को भी रिप्रेजेंट करता है, जो बेसिकली इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे गिवन मास इक्वल्स टू W। अब बढ़ जाते हैं आगे। यहां पे आते हैं किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल अगर आपके सामने दी हुई है, अगर ये यूनिट सेल है तो इस यूनिट सेल के लिए डेंसिटी कितना आएगा। देखिए गाइस, ये तो मुझे पता है कि किसी भी पर्टिकुलर, जैसे मैंने पैकिंग एफिशिएंसी आपको सिखाया था कभी प्रीवियस क्लासेस में, वहां मैंने बताया था कि पार्टिकल जो होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स पूरा का पूरा स्पेस तो ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। इनफैक्ट कुछ वहां पे वॉइड्स भी होते हैं, जैसे ये देखिए खाली जगह जो है यहाँ पे जो पार्टिकल, अगर मैं बोलूं कि इस पैकिंग का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे सर ये सिंपल क्यूबिक है, जहां पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है क्यूब्स के पार्टिकल्स, और यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होने की वजह से जिसे हम लोग प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। तो आप जानिए पहले यहां पे क्लिक करके कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ द क्यूब द यूनिट सेल एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सिमिलरली अब जानते हैं एक चीज यहां पे बड़ी इजीली कि गाइस, अगर मैं कहूं कि मास की बात करें, अगर मान के चलिए कि ये इस तरह से एक सॉलिड पार्टिकल है और मुझे पता है कि ये पार्टिकल बेसिकली 1/8 कंट्रीब्यूट करता था,
तो मैंने अगर इन सारों को कैलकुलेट किया तो मेरे पास में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आएगा, ये सिंपल क्यूबिक है इसलिए 1। अगर मैं एक जनरल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो आप बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, डेंसिटी निकालूंगा तो मुझे मिलेगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता हूं मैं z से, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर हाउ मच z, यानी ये सारे पार्टिकल्स मिलके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, z पार्टिकल्स हैं। और एक पार्टिकल का मास क्या होता है, एक पार्टिकल का मास कितना होता है भाई, मैं यहां पे मोलर मास की बात करता हूं, अगर मैं मोलर मास के टर्म्स में लिखूंगा तो मैं उसको कैपिटल एम लिखूंगा, लेकिन क्या मोलर मास एक पार्टिकल का मास है, आप बोलेंगे नहीं सर क्या बोल रहे हो। आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड के अंदर अनुपम दत्ता सर सिखा रहे हैं अबाउट दी मोलर मास, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, तो इस चीज को वहां पे जानिएगा 11th स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन अभी के लिए फिर से आ जाओ कि मोलर मास जो होता है वो बेसिकली एक मोल सब्सटेंस का मास है, यानी अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के एक पार्टिकल का मास कितना है तो आप बोलेंगे सो विच इज आवर एवोगैड्रो नंबर, दैट इज Na, यानी एक मोल होता है 6.02 to 10 to the power 23 पार्टिकल्स, और एक पार्टिकल का मास कितना होगा, मोलर मास, दैट इज m डिवाइडेड बाय Na। इजीली तो आगे बढ़ जाते हैं, ये तो क्या गया, मास आ गया। वॉल्यूम, व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, भाई साहब मैं बात किसी कर रहा हूं, एक क्यूब की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्यूब की। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, लास्ट टाइम सिखाया था ना पैकिंग मिशन ने, बताइए मुझे, दैट इज ए क्यूब। यहां पे ए क्या है भैया, ए है इसकी एज लेंथ, ये ए, और ये बन जाएगा ए क्यूब। तो ये इस तरह से फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, फटाफट से आ जाते हैं। देखिए क्या दिखाया मैंने कि डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा ZM अपॉन ए क्यूब, और यहां पे जो मास है वो मास को रिप्रेजेंट किया गया था m अपॉन Na से, और दिस इज हाउ इट गोस। फाइनल फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ये याद रखना भाई, mz अपॉन Na इंटू ए क्यूब। करेक्ट है क्या, हम लोग आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं कि यहां पे चीजें क्या क्या दी हुई हैं। तो देखिए यहां पे D जो दिया हुआ है वो है डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल का मीनिंग है कि आप लोगों को मास पर यूनिट वॉल्यूम इन द क्रिस्टल कितना प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं Z जो कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है, M मोलर मास है, A यहां पे आपका एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल है, और Na जो दिया हुआ है वो है आपका एवोगैड्रो नंबर। अब आगे बढ़ जाते हैं, बस भैया इतना ही था। mz अपॉन Na इंटू ए क्यूब अगर आपने रट लिया, इसका मतलब आपको क्रिस्टल की डेंसिटी निकालना आता है। और सीधे टैकल करने वाले हैं आज के टफेस्ट क्वेश्चन को, दैट इज सिंगल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम जेईई एडवांस 2017। डेंसिटी के ऊपर पहला क्वेश्चन का स्वागत है, करते हैं इसे सोल्व। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ अ प्योर सब्सटेंस हैज अ FCC। बेटा FCC का मतलब क्या होता था, Z कितना हो गया 4, लिखते चलो। उसके बाद में क्या बोला है कि स्ट्रक्चर के अंदर a cell of the एच लेंथ कितना दिया हुआ है 400 pm, यानी आपको ए भी कितना दिया हुआ है 400 pm। तो जब मैं आपको कन्वर्जन सिखा रहा था तो हमने क्या नोटिस किया था कि इन जनरल जो हम लोगों को यूनिट्स यूज करनी होती है वो हम लोग यूज करते हैं ग्राम पर सीसी, और हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जा सकते हैं बड़े इजीली, वो मैं आपको लेटर में सिखा दूंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यूजुअली क्या यूज करने वाले हैं, ग्राम पर सीसी। तो आपने इसको क्या लिख दिया है सीसी, यानी सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी मेक श्योर करो कि सारे के सारे साइड लेंथ भी किसमें होने चाहिए, सेंटीमीटर के अंदर। यहां पे किसमें दिया है, पिकोमीटर में। तो बेटा क्या कर लो, 400 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -12 मीटर बन जाएगा ये, इजंट इट। इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो, अगर मान के चलिए आपके दो यहां पे यूनिट में हटा देता हूं, यहां से 00, तो क्या बन जाएगा 4 × 10 टू द पावर -10 मीटर। क्या मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर निकालने के लिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 × 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा किसी को भी, समझ में आया। ए निकाल दिया, Z निकाल दिया, आगे बढ़ जाओ। कह रहा क्वेश्चन की अच्छा कि इसमें डेंसिटी दी हुई है, तो फाइंड आउट करो कि 256 ग्राम अगर आपके पास में क्रिस्टल हो, 256 ग्राम अगर आपके पास में कोई भी मटेरियल है, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, बड़ा सिंपल सा गेम है भैया, वो लगा दो D = mz अपॉन Na इंटू ए क्यूब। M क्या भैया, मोलर मास। मोलर मास ही तो फाइंड करना है। अगर मोलर मास मिल गया तो आप निकाल देंगे कि इतने ग्राम के अंदर कितने मोल्स हैं, और मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na इज गिविंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बस ऐसे ही जा रहा है, जरा फाइंड आउट करते हैं। M का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M बन जाएगा D Na इंटू ए क्यूब अपॉन Z। करेक्ट, पुट कर दो सारे वैल्यूज। D कितना दिया हुआ है, डेंसिटी कितनी दी हुई है, दैट इज डेंसिटी इज 8 ग्राम पर सीसी, दैट पुट 8 हियर। Na कितना होता है बेटा 6.02 to 10 to the power 23। अब कैलकुलेशन को ज्यादा टफ ना करके मैंने 6 × 10 to the power 23 ले लिया इसको, मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब कितना है, ए कितना दिया हुआ है आपके पास में 4 × 10 to the power -8। तो क्या करेंगे 4 × 10 to the power -8 का होल क्यूब
डिवाइडेड बाय z कितना दिया हुआ है, z है आपके सामने 4, दैट इज फॉर FCC यूनिट सेल। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। देखिए क्या करेंगे आप इसे, यहां से आप इसे सोल्व करेंगे, ये 2 बन गया। सिमिलरली यहां पे क्या हो गया मेरे सामने, 6 × 2 12 आ गया, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 4 × 4 इज 16, 16 × 4 इज 64, तो मल्टीप्लाई बाय 64 × 10 टू द पावर। अब इधर देखिए ये 23 है और ये क्या होगा बेटा, 10 × 10⁻⁻8 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है, 10 टू द पावर -8 × 10 टू द पावर -8 × 10 टू द पावर -8, यानी बन जाएगा 10 टू द पावर -24। 24 माइनस है 23 प्लस है, क्या बचेगा, बोलेंगे सर यहां पे बचेगा 10 टू द पावर -1। अच्छा ये मैंने ऑलरेडी लिखा था तो लगा दो -1। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका मोलार मास। जरा चेक करते हैं कितना मोलार मास आ रहा है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 6.4, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 4 जा 48, तो कुछ इस तरह से आ रहा है, ये आ रहा है कुछ 768, राइट। सो इस 768 के अंदर अगर मान के चलिए आपने यहाँ पे -1 लगाया हुआ है, तो आप क्या बनाएंगे कि ये एक पॉइंट लग जाएगा इस तरह से, -1 का मतलब है डिवाइडेड बाय 10। ओवरऑल आपके पास में ये आ चुका है इतना ग्राम पर मोल। मोलार मास की यूनिट क्या होती है गाइस, इतना ग्राम पर मोल। अब क्या करिए, आपको फाइंड आउट क्या करना था कि अगर इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू अगर कितनी दी हुई हो, अगर आपके अंदर बोला गया कि 256 ग्राम सब्सटेंस है तो कितने पार्टिकल्स होंगे, और अगर वो पार्टिकल्स n × 10 टू द पावर ये 24 हैं तो n कितना है, तो फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए क्या करेंगे, हमें निकालने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा क्या मैं इसका कहीं लिख लेता हूं इस तरफ से कि ये है 76.8 × 10 टू पावर 76.8 ग्राम, तो बेटा हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होते हैं मोलर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 256 ग्राम, मोलर मास कितना है भैया 76.8 ग्राम। बोलो मैं बोल रहा हूं कि सही। अब यहां पे आपके में नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मुझे क्या चाहिए पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। तो बस बेटा यही सोल्व आउट करना है कि मुझे ये फैक्टर फाइंड आउट करना है। ये फैक्टर अगर मुझे मिल गया तो मुझे मिल जाएंगे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वहां पे। करेक्ट, एम आई करेक्ट हियर। सो लेकिन एक चीज और मेक श्योर करनी है कि यहां पे दिया हुआ 10 टू द पावर 24 और मुझे जो है Na की वैल्यू होती है 6.02 10 टू द पावर 23। तो आप क्या करेंगे यहां पे, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं 76.8 ग्राम पर मोल। तो चलिए करते हैं 76.8 ग्राम को फिर से यूज करते हैं। मैं इसको इरेज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम बच रहा है। आ जाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में मोलर मास कितना आ गया है 76.8 ग्राम पर मोल, और आपके पास में गिवन मास कितना दिया हुआ था जो कि W जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हमारे पास में गिवन है 256 ग्राम। तो आप बेटा सिंपली निकाल दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे। सर पार्टिकल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय Na, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, W कितना दीवन है 256, मोलर मास कितना दीवन है 76.8, और इसे मल्टीप्लाई कर दो 6.022 10 टू द पावर 23 से। अब देखिए बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशंस हमें नहीं करनी है, थोड़ा सा स्मूथली करते हैं क्योंकि यहाँ पे गैप दिया हुआ है, 2 है 5 है 4 है 6, अगर यही डिफरेंस ऐसा होता 1.8 1.9 और 2, तब हम लोगों को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती, और हो सकता है करनी पड़े भी आगे चल के। अभी इसको मैं रफली मान लेता हूं ये ऑलमोस्ट 80 के बराबर है, और ऊपर वाला जो ऑलमोस्ट 250 है या 240 के आसपास ले लूं, तो ये कितना बन जाएगा, ऑलमोस्ट कितना रहा है 8 3 जा ऑलमोस्ट 3 के पास आएगा। तो मैं बोल देता हूं कि 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 6 आएगी इंटू 10 टू द पावर 23 होगा, या कह सकते हैं कि 1.8 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 24। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे 18 आने वाला था उसको 1 पॉइंट कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई यहां कर दिया 24 बन गया। तो ये वैल्यू कुछ आ रही है ऑलमोस्ट नियर इक्वल्स टू 2 के बराबर, यस और नो। यानी आपके पास में जो n मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24 था उसके n की वैल्यू कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट 2 के बराबर आ रही है सर। तो आप क्या करेंगे, विदाउट कंफ्यूजिंग योरसेल्फ, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम लोग सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे 2 व्हिच इज या 2017 जे एडवांस का क्वेश्चन बड़ा आराम से प्यार से सोल्व हो गया। सिर्फ क्या करना था, एक फॉर्मूला लगाना था, कौन सा, mz अपॉन Na इंटू a क्यूब। अब यहीं पे आगे चल के भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व हम लोग कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है भाई, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन, और मैं ऐसे बड़े क्वेश्चन लेके आया आपके लिए। इनफैक्ट हमारी हर एक सीरीज के अंदर आगे चल के मैं कुछ ऐसे लेसन लूंगा जो सारे PYQs नीट के हों, जेईई के हों, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो, सारे मैं आपको कराने वाला हूं। तो आ जाते हैं पहले जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। बोला गया कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कॉपर के पास में FCC यूनिट सेल है। भैया FCC का मतलब ही है Z इक्वल्स टू 4,
और इसके अंदर जो एज लेंथ दी हुई है वो है x एंगस्ट्रॉम। कितना दिया हुआ है? x एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मीनिंग होता है बेटा 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। वो करते हुए मैं समझा दूंगा। a कितना हो गया? x इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। मैंने क्या समझाया था कि हम लोग हमेशा किस चीज में लेते हैं? ग्राम पर सीसी में। तो ग्राम पर सीसी, देखिए यहां पे इसने बोला भी डेंसिटी किस में होनी चाहिए? ग्राम पर सीसी में। तो क्या करेंगे? मीटर को बेटा सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो x इंटू 10 टू द पावर, अब देखो मीटर से सेंटीमीटर के लिए क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? -8। क्या बनेगा? -8 सेंटीमीटर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए भी आ गया। फिर क्या बोला उसने? उसके बाद में बोला कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी ऑफ दिस एट द टेम्परेचर, और यहां पे एटॉमिक मास भी उसने दे दिया। तो गाइस, जब एटॉमिक मास आपको दिया हुआ था वो होता है एक एटम का मास, और अगर मोलर मास की बात की जाए तो वही बन जाता है, इसी को अगर मैं 63.55 ग्राम ले लूंगा तो ये बन जाएगा मोलार मास, राइट। और ये है आपका एटॉमिक मास। तो बस हमारे पास में सब कुछ चीजें दी हुई है, कैपिटल एम की वैल्यू दी हुई है, बस एक ही चीज दिखाना है, क्या करना है? वो फॉर्मूला पुट करना है, D इज इक्वल्स टू mz/na इंटू ए क्यूब। सो यहां पे पुट करो D की वैल्यू, कितना आएगा? M कितना दिया? मोलर मास बोलो। मोलर मास दिया 63.55 मल्टीप्लाई बाय Z कितना दिया हुआ है गाइस? 4 डिवाइडेड बाय Na कितना है? अब Na आप, मैंने बोला था नॉर्मल, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा सॉर्टेड करनी है तो 6 ले लीजिए, अदरवाइज अगर ये बहुत ही आसपास होते तो मुझे भी यूज करना पड़ता 6.022 10 टू द पावर 23। अब आ जाते हैं आगे कि यहाँ पे a क्यूब की वैल्यू कितनी है? अच्छा, उसने x दिया हुआ है तो x इंटू 10 टू द पावर -8 का क्यूब डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। -8 का क्यूब कितना होता है? -24। और ये वैल्यू क्या है? ग्राम पर सीसी के अंदर। चला इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। तो D इज इक्वल टू आएगा, देखो ये देखो बेटा, अब मैं रफ कैलकुलेशंस करना शुरू कर दूंगा। क्या करूंगा? 6 से ऑलमोस्ट कट कर दिया इसको मैंने 10 से, भाई 63 है, 10 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, राइट। तो 10 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा? 40 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइडेड बाय 23 से 24 गया, बचा 10 की और -1, ऊपर जाएगा तो एक ऐड हो जाएगा, मतलब मान के चलो ऑलमोस्ट 400 के आसपास आ रहा है, 400 के पास में आ रहा है, और डिवाइडेड बाय किससे? एक्स की पावर क्यूब से। ये एक्स की पावर क्यूब थी तो यहां पे आएगा एक्स की पावर क्यूब। क्या बन गया भैया आपके पास में? एक ही ऑप्शन आसपास में दिखाई दे रहा है, सी। एक बार पिक करके देख लेते हैं, अगर गलत होता है तो हम लोगों को पूरी कैलकुलेशन वापस से करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इसलिए यहां पे लाइटली कैलकुलेशंस कर रहा हूं क्योंकि मेरे जो आंसर्स दिए हुए, जो ऑप्शंस दिए हुए, बड़े दूर दूर हैं, और ये चीज आप अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। इवन मैंने जब अपने जेईई का एग्जाम क्रैक किया था तो मैं भी यही फंडा यूज करता था, मैं रफ कैलकुलेशंस में जाता हूं ताकि फास्ट हो पाए। अगर मान के चलिए आपके ऑप्शंस दिए होते हैं बड़े आसपास 1.2, 1.21, 1.22, 1.23, देन यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली चूज माय वे। अब देखते हैं यहां पे सी मैंने ऑप्शन पिक किया है और ये यहां पे बिल्कुल कूल। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका नाम है जेईई मेन 2020 का शानदार क्वेश्चन। तो इस शानदार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गाइस? इस शानदार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन एलिमेंट विद द मोलर मास 2.7 10 टू द पावर -2 kg पर मोल, इट फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल एंड विद द एज लेंथ ऑफ दिस। अच्छा, हम लोगों को यहाँ पे Z नहीं दिया हुआ है, उसने ये नहीं बताया कि कौन से टाइप का सेल है। अगर मान लो उसने बोला होता सिंपल क्यूबिक है, Z1 होता, FCC में 4 होता, और अगर BCC होती 2 होता। इफ इट्स, तो इसका मतलब ये हो गया Z तो अननोन है। डेंसिटी, अच्छा मोलर मास दे दिया। मोलर मास कितना दिया हुआ है भाई साहब? ये मोलर मास दिया है 2.7 इंटू 10 टू द -2 kg पर मोल में दिया हुआ है। तो हमें किस में दिया हुआ है? kg में। तो ठीक है, हम लोग दो तरह से डील कर सकते हैं चीजों को, या तो हम लोग इसको बेसिकली सेंटीमीटर, जो आपका बेसिकली डेंसिटी है उसको हम लोग ग्राम पर सीसी में ले जाएं, या फिर इसको हम लोग kg से किस में कन्वर्ट कर लें? सेंटीमीटर में। तो मुझे ग्राम्स में, CGS यूनिट में, बट उसकी जरूरत लग नहीं रही है। उसके दो रीजन है, क्योंकि यहां पे भी बेसिकली kg दिया हुआ है, वहां पे भी kg हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या दिया? एज लेंथ दे दी उसने साहब, कितनी दे दी? ए की वैल्यू कितनी दे दी है भाई साहब? बोल रहा है कि सर एज लेंथ इसकी दी हुई है 405 पिकोमीटर। क्या आपको पिकोमीटर का मीनिंग मैंने समझाया था? मैंने पिकोमीटर का बताया था कि पिकोमीटर का मीनिंग होता है -12 10 टू द पावर -12 मीटर, यानी 10 टू द पावर -10 हम लोग बोल सकते हैं किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। और यहां पे 405 तो 2 नोट हटा दो, 405 इंटू 10 टू द पावर -10 आ जाएगा सेंटीमीटर, और नोट हटाऊंगा तो बोलेगा 4.05। अब 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 कितना बन जाएगा? -8 आपको बन जाएगा सेंटीमीटर, सेम चीज।
ठीक है, मतलब केजी पर सीसी में आ जाएगा, अगर ग्राम नहीं है तो केजी। और इसने भी यहाँ पे क्या दिया है, अच्छा इसने केजी पर मीटर क्यूब में दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस तो करने पड़ेंगे बॉस। या एक काम करते हैं ना, इसको मीटर में रखने देते हैं। मीटर में क्या बनेगा, या फिर बोल सकते हैं 4.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस, मीटर में कितना हो जाएगा 10 मीटर्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्योंकि 100 से डिवाइड कर दिया तो 2 आपके पास में ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मीटर के अंदर आपने ये ले लिया है, सब कुछ चीजें दी हुई हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को लगाना है और फाइंड आउट क्या करना है कि द रेडियस ऑफ द पार्टिकल कितना होगा अप्रोक्सीमेटली। तो भाई रेडियस निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एज लेंथ निकालना, और एज लेंथ हमारे पास में दी हुई है क्योंकि एज लेंथ और रेडियस जो होते हैं आपस में कनेक्ट होती हैं। अगर मान के चलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता था तो ए इक्वल्स टू 2r होता था, याद है आप लोगों को। ऐसे ही हमारे पास में एफसीसी के लिए क्या होता था, 4r इक्वल्स टू √2a। ऐसे इसमें क्या होता था, 4r इक्वल्स टू √3a बीसीसी में। तो वो रिलेशनशिप हमारे पास में कब आएगा, जब हमें ए पता लगेगा। ए इसने दे दिया, लेकिन वो पैटर्न कैसे पता करें, तो पैटर्न के लिए निकालो पहले z की वैल्यू। z इक्वल्स टू 1 मतलब सिंपल क्यूब, 2 इक्वल्स टू बीसीसी, 4 इक्वल्स टू एफसीसी। तो यहां पे यही फाइंड करना है, तो आप लगा लीजिए फॉर्मूला z d इज इक्वल्स टू mz अपॉन na इंटू ए क्यूब बाई साहब। तो आपके पास में z की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेंसिटी इंटू na इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय मोलार मास, राइट। तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, z इक्वल्स टू कितना आएगा, डेंसिटी कितनी दी हुई है, कम ऑन डेंसिटी कितना है 2.7 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब में। तो सारी चीजें मीटर में और केजी में ही डील करनी है, मल्टीप्लाइड बाय Na कितना होता है, वही 6 इंटू 10 टू द पावर 23 ले लो एज ऑफ नाउ। उसके बाद में नियरेस्ट, क्योंकि नियरेस्ट बोला है ना तो कुछ भी इंटीजर पकड़ लेंगे, तो 6 ही ले लेते हैं अभी के लिए। फिर ए क्यूब बोला है, ए क्यूब कितना है 4.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का होल क्यूब बनेगा। दिस एंटायर थिंग विल बी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करनी है, मोलार मास से। और मोलार मास कितना दिया हुआ है सब्सटेंस का, तो उसने बोला कि मोलार मास दिया है 2.7 10 टू द पावर माइनस 2। तो यहां पे लिख दीजिए इस चीज को 2.7 10 टू द पावर माइनस 2। अब मैं यूनिट्स के लिए बिल्कुल वरीड नहीं, उसके दो रीजन है। एक तो मैंने सारी चीजें केजी में छोड़ दी जो केजी में दी हुई थी डेंसिटी की, और मैंने इसके अलावा जो यूनिट्स दी हुई थी सेंटीमीटर में पहले करते थे, वो जो मीटर में यहां पे दी हुई है, तो मीटर को मीटर ही ले लो। तो अब क्या होगा कि आपस में चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपने सिंपली सब कुछ चीजें सही की हैं, लेकिन मेक श्योर करना अगर ग्राम पर सीसी में दिए हुआ है तो फिर केजी में मास नहीं लेना है। ऐसे 2-3 चीजें हम लोगों को सीखनी होंगी। पहले z निकाल लेते हैं। तो z निकालने के लिए बेटा ये क्या होगा, ये देखिए आपके सामने ये 2.7 से 2.7 निकल गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 5 हो गया, 5 ऐड हो जाएगा तो हो गया ओवरऑल हो गया 10 टू द पावर 28। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे इस चीज को लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 इंटू 4.05 इंटू 4.05 इंटू 4.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर क्या -30, और ये क्या दिया बाय 28, तो क्या बच जाएगा 10 टू द पावर -2 बच जाएगा। मतलब ये हो गया कि डिवाइडेड बाय 100 है ये प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट कितना आएगा देखो। अब देखो बहुत ज्यादा डिटेल में इसको करेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, बट ऑप्शंस तो बड़े आसपास दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 64। तो मैं क्या कर लेता हूँ 0.05, लेट्स से कि हम लोग इसको 65 मान लेते हैं। तो 6 इंटू क्या आ रहा है 65, और दिस एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाय 100। तो देखो भाई 6 इंटू 65 कितना होता है, ये कुछ आएगा, अगर ये 60 होता तो कितना 360 आता है, लेट्स से 380 आ रहा है, और दैट डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा 380 बाय लाइक ऑलमोस्ट 3.8। यानी क्या मैं इसको कह सकता हूं कि 4 के बराबर आ रहा है, क्या ये 2 या 1 के बराबर आ रहा है, नहीं, यानी 4 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि भैया ये सेल कौन सा है, ये हमारा प्रियतम सेल है एफसीसी। क्या ये क्लियर है बात सभी को, यस। यानी अब हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं अनदर कैलकुलेशन के लिए, एफसीसी के लिए। तो एफसीसी की कैलकुलेशंस क्या बोलती थी गाइस, वो बोलती थी कि भैया 4r इज इक्वल्स टू √2a, और आपके पास में ऑलरेडी आ चुका है z की वैल्यू। z से हमें क्या आइडिया लगा, अच्छा आप ये नहीं कहना कि सर z क्यों निकाला है आपने, z निकालने से पता चला कि कौन से टाइप का यूनिट सेल है। तो आप 4 मल्टीप्लाई r कितना दिया बताइए, इसने बोला कि r फाइंड आउट कर रहा है, तो 4r लिख दो इज इक्वल्स टू, यानी इसने मीटर्स में मांगा है ना, 10 टू द पावर -12 के ऑर्डर में आएगी, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 मान लीजिए। a कितना दिया हुआ है गाइस, a कितना दिया हुआ है, ए हमारे सामने दिया हुआ था यहाँ पे 405 पिकोमीटर, तो इसको लिख दूंगा 405 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। तो तभी तो आंसर मुझे -12 के टर्म्स में आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, आर की वैल्यू बन जाएगी 1.414 मल्टीप्लाई बाय 405 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो फिर से वही कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लीजिए इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। तो इसे जब आप सोल्व करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये ऑलमोस्ट वैल्यू कुछ 100 के आसपास आ रही है। तो 100 इंटू ये कुछ कितना हो जाएगा, अराउंड 141.4 10 टू द पावर माइनस उतना जा रहा है,
करेक्ट। अब एग्जैक्टली ये आंसर जो है थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है किससे, 141.4 से, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे यहाँ पे, आई एम नॉट सो श्योर। तो यानी आंसर जो है बेसिकली इन दोनों में से एक है, तो हम लोग यहाँ पे बस थोड़ा सा तुक्का मार के देखते हैं कि कौन सा आंसर सही निकलता है, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन जो कैलकुलेशंस को हमने किया है उनको हम लोगों को इन डिटेल करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो ये लोग आप खुद से ट्राई करो अपने तरफ से, तब तक के लिए मैं एक कोई भी रैंडम आंसर पिक कर लेता हूँ। आई एम वेरी कंफ्यूज, लेट्स से इफ द आंसर इज 143। तुक्के भी सही निकल जाते हैं कई बार। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। बोला गया कि डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसको X2 बोला गया है, हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इस स्ट्रक्चर के अंदर एज लेंथ भी दी हुई है। तो आपको पता चल गया यहां से कि Z कितना आएगा। देखिए, हम लोगों को इतना सिंपल सा पता है कि भाई साहब हमारे सामने जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, X2 हो सकता है Cl2 हो, Br2 I2 हो सकता है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, और BCC की आपके पास में स्ट्रक्चर बना रहा हो, तो आपको मिल गया है सबसे पहली चीज Z = 2। उसके बाद में उसने डेंसिटी भी दे दी है और एज लेंथ भी दी हुई है। एज लेंथ कितनी दी हुई है, 300 पिकोमीटर। अब हर बार हम लोग कन्वर्जन के लिए नहीं जाएंगे। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है पिकोमीटर 10⁻12 होता है, तो आप उसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे। जब एंगस्ट्रम, अच्छा एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 मीटर होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे -12 लिखेंगे और फिर 0 हटाएंगे और सेंटीमीटर के लिए फिर से 100 से डिवाइड करेंगे। तो इस बार मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख देता हूं, 3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगर आपको ये कन्वर्जन थोड़ा डिटेल में सीखना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर मुझे यूनिट के कन्वर्जन में दिक्कत आती है। मैं एक अलग से लेक्चर ले लूंगा जिसमें आपको यूनिट्स के कन्वर्जन सिखा दूंगा बड़े प्यार से। अब आ जाते हैं कि अगर आपके उसमें ए दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, तो डी भी दे दिया। डेंसिटी कितनी दी हुई है भाई साहब, बोला है 6.17 ग्राम पर सीसी। यानी सारी चीजें आज हमारे अकॉर्डिंग हो रही है भैया। ग्राम ये सेंटीमीटर में ले लिया, ये ग्राम पर सीसी में है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 200 ग्राम विल बी व्हाट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला गया है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता था गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता था गिवन मास अपॉन मोलर मास। और मॉलिक्यूल्स कैसे आते हैं गाइस, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो हम लोगों को बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, यहाँ पे एक चीज अननोन है, वो है मोलर मास। और मोलर मास के लिए फॉर्मूला आपको डेंसिटी का हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। D = mz Na अपॉन A³। तो आपको निकल जाएगा मोलर मास कितना आ रहा है, डेंसिटी। हाउ मच इज द डेंसिटी, कम ऑन टेल मी। डेंसिटी है 6.17 मल्टीप्लाई बाय Na कितना होता है 6.02 × 10⁻23 ले लो। A कितना दिया हुआ है गाइस, A आपको दिया हुआ है 3, तो 3 का क्यूब ले लो 27, और 10⁻8 बन जाएगा -24 डिवाइडेड बाय Na। ओके, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, m z आ जाएगा। तो z कितना दिया, BCC के लिए z कितना होता है 2। बस बेटा इसको सॉल्व कर लो तो मोलर मास आ जाएगा। जरा ट्राई करो मेरे साथ में कितना आता है। इनको सॉल्व किया -1 बन गया, 10⁻1 का होता है डिवाइडेड बाय 10, इसका मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आपको क्वेश्चन दी हुई है, उसको कुछ ऐसा मान लो कि मैं इसको कट कर देता हूँ इस तरह से 3, तो थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएगी 3। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ओवरऑल आपके सामने 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता था 81 ना। तो यहाँ पे बन जाएगा 81 मल्टीप्लाइड बाय 6.17 एंड 10⁻1 का मतलब है 10 से डिवाइडेड है। अब इस वैल्यू को थोड़ा आसपास सोल्व कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तो सोल्व नहीं कर पाएंगे। 6.17 आ रहा है, तो जैसे अगर 6 से मैं मल्टीप्लाई करूँ ऑलमोस्ट, तो कितना आएगा ये देखिए, ये आ रहा है 6 आ रहा है और 6 8 40, तो 486 आ रहा है अपॉन 100 था, तो ऑलमोस्ट मतलब मैं कह सकता हूँ कि 48.6 रह गया। आप इसे 50 मान लो, आप मोटा मोटी क्या मान लेंगे 50। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास में 6.17 था और मैंने मल्टीप्लाई करा है 6 से, यानी थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा आने वाली थी एक्सपेक्टेडली, तो 48 से मैंने 50 कर दिया। तो ये जो कैलकुलेशन है गाइज, ये कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा रफ कैलकुलेशंस बोलते हैं, और ये तब काम में आती है जब आपके पास में क्वेश्चंस के अंदर जो आपके आंसर्स दिए हुए हों, या आपके कह सकते हैं कि जो ऑप्शंस दिए हों आसपास ना हो। और आसपास का मतलब 1 2 3 4 नहीं होता है, आसपास का मतलब होता है 1.1 0.2 0.3 का अगर डिफरेंस हो तब आपको करनी चाहिए। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन हम लोग ने किया था जहाँ पे 141 और 143 में फंसे थे हम लोग, वो थोड़ा एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, उसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा जा सकता था, लेकिन आइडिया मुझे लग गया था क्योंकि अपना आंसर जो था वो 141 से ज्यादा आ रहा था, यानी मैंने 143 पिक किया था। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ किया, 50 मैंने अगर इसका ग्राम पर मोल मैंने मोलर मास निकाल दिया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए क्या आएगा भैया। गिवन मास कितना है 200, मोलर मास कितना है 50, Na कितना होता है 6.02 10⁻23, इसकी जरूरत नहीं है, Na देख लेंगे। कितना आंसर आ रहा है गाइस 4 Na आंसर आ रहा है साहब। तो बोलो कितने इजीली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आज ये कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है जिसका नाम था डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, उसको हम लोग बहुत अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं।
सारे जेई और नीट के क्वेश्चंस के अंदर। अब आता है जेई मेन 2021 का पहला क्वेश्चन, पहला नहीं, आज के लेसन का चौथा पांचवा क्वेश्चन। तो देखते हैं, इसमें कह रहा है कि द यूनिट सेल ऑफ कॉपर कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ फेस सेंटर्ड क्यूबिकल। तो इसके अंदर आपके पास में एक चीज तो सबसे पहले आ चुकी है, वो क्या है, एफसीसी दिया हुआ है ना, एफसीसी। तो फेस सेंटर्ड का मतलब ये हो गया कि z इक्वल्स टू आ गया 4 हमारे पास में। द एज लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ इसने दिया हुआ है 3.596 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मीनिंग क्या होता है, -10। तो गाइस आप इसको सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर लीजिए, या चेंज करने की जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि अच्छा इसने डेंसिटी किसने बोली है, इसने केजी पर मीटर क्यूब में बोली है। तो आप क्या करेंगे, जो मास दिया उसको केजी में ले लेना। देखिए क्या होगा, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, तो आप इसको इसी तरह से लिख लीजिए, रहने देते हैं ए को। और डेंसिटी इसने पूछी हुई है, मास इसने दिया हुआ है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो ना यार, डी इज इक्वल टू क्या आएगा, mz अपॉन na इंटू ए क्यूब। बहुत इजी फॉर्मूला है। मोलर मास कितना है बॉस, बोलो जल्दी से, मोलर मास बताइए, 63.54। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 63.54 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया केजी में, क्योंकि पूरा माहौल ही किसमें दिया हुआ है, केजी पर मीटर क्यूब में। z कितना दिया हुआ है, z तो 4 ही रहेगा, क्योंकि उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। na क्या होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 ले लीजिए। उसके 6.02 तो वो मैं थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करूंगा ही, क्योंकि आंसर्स जो हैं वो देखते हैं अभी क्या होता है, अभी एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ए क्यूब, तो ए कितना दिया हुआ है गाइस, 3.59। तो 3.59 जो है आप उसको 3.6 ले लीजिए, क्योंकि बहुत आसपास वैल्यू है। तो 3.6 का हम लोग क्या करेंगे, ऑलमोस्ट क्यूब करेंगे, और दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -10 का अगर क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, दैट विल बी 10 टू द पावर -30। यहाँ पे आई डोंट थिंक कि किसी को भी कंफ्यूजन, अभी तक सब कुछ चीजें सॉर्टेड चल रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। इस वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है, जहां से मुझे डेंसिटी मिलेगी, और यही मेरा फाइनल आंसर है, क्योंकि मुझे केजी पर मीटर क्यूब में आंसर आएगा, क्योंकि मैंने यूनिट्स को केजी और मीटर के टर्म्स में ही लिया हुआ है। जरा बताइए जरा इसको सॉल्व करके कि कितना क्या आता है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो काफी टफ टास्क है ये। तो क्या करेंगे, देखिए 23 से ये हटाइए, बचा कितना, -7 ऊपर जाएगा +7, यानी बच गया 10 टू द पावर 4। ऊपर कितना बचा हुआ है, 10 टू द पावर 4। हटा देते हैं इसको, और इस चीज को फिर से लिख लेते हैं, तो बचेगा 63.54 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3। करेक्ट है। अब कैलकुलेशंस तो थोड़ी सी टफ है, तो एक बार थोड़ा सा सिंपल करके देखते हैं कि अगर मैं 6 को अगर हटाता हूँ, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, और अगर 3 से इसे हटाता हूँ तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी 21.17। अब इस चीज़ को एक बार फिर से लिख लेते हैं, तो क्या दिया हुआ है मेरे सामने, 21.17 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 3.6। ओके, सो इसी को सॉल्व करते हैं, दैट मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है तो 2। तो ये इक्वेशन को बेसिकली हमें सॉल्व करना है टू गेट द आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं गाइस, तो एग्जैक्टली ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, बट सॉल्व किया जा सकता है, या तो इंडिविजुअली आप इसे सॉल्व कर लें कि ये 1 से ऑलमोस्ट 7 टाइम जाएगा, या मैं कह सकता हूँ 6.5 टाइम जा रहा है, और ये जो है 72 होता था, तो ये कुछ 1.8 के आसपास जाएगा, और दैट मल्टीप्लाई बाय 2, यानी नियर बाय देखिए 1000 ही जा रहा है, बट 1000 से थोड़ा कम आएगा। तो वी कैन टेक दिस ऑप्शन। देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, तो माई सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू इज टू कैलकुलेट इट एंड देन गो फॉर द बेस्ट वन। एंड मैं इसे कैलकुलेट, अच्छा मैंने एक तुक्का मारा है, और दिस इज गुड। चलिए अब कुछ कर लेते हैं नीट के भी क्वेश्चंस। अभी तक किए थे जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन, अब आ जाते हैं नीट के सेगमेंट पे। तो गाइस बोला गया यहाँ पे कि आयरन एग्जिबिट बीसीसी। अब आपको पता ही है कि बीसीसी के अंदर क्या होता है भाई साहब। बीसीसी के अंदर यूनिट सेल में z इक्वल्स टू हो जाता था 2, और रूम टेम्परेचर पे जो कि 900 डिग्री के अगर ऊपर जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे है ये स्ट्रक्चर ऐसी, 900 के ऊपर ये ट्रांसफर हो जाता है एफसीसी के अंदर। अरे वाह भैया, तो यहां पे मतलब क्या होगा कि z की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अच्छा, तो दो अलग अलग इक्वेशन दी हुई है, ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से सेगमेंट बना लेते हैं। पहले में z1 कितना दिया हुआ है 2, z2 कितना दिया हुआ है एफसीसी वाले केस में 4। The ratio of the density of the iron at the room temperature to that of this, assuming the molar mass and the atomic radii of the same. तो गाइज ये आसान तो लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है, वो क्या है वो यहाँ पे सीख लेते हैं। जब दोनों का कंपैरिजन चल रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन किस किस का है, बीसीसी वर्सेस एफसीसी। चलिए आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा,
देखिए डेंसिटी का मेन फॉर्मूला क्या होता था, डेंसिटी का इक्वल्स फॉर्मूला था द मोस्ट इजी फॉर्मूला ऑफ द ईयर mz इंटू एन अपॉन ए क्यूब। इसमें दो चीजें सेम रहने वाली हैं, मोलर मास और Na। तो यानी कह सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, z अपॉन ए क्यूब। बोल सकते हैं कि नहीं बताइए। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे कि d1 अपॉन d2 जो होगा वो क्या आ जाएगा, इनके टर्म्स में बोलेंगे z1 अपॉन a1 क्यूब और डिवाइड बाय करेंगे ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय a2 क्यूब डिवाइडेड बाय z2। अब देखो पार्टिकल की साइज तो सेम बोला है, मतलब कि r तो सेम रहने वाला है रेडियस, लेकिन एज की लेंथ बढ़ सकती है क्योंकि हमारे पास में जो क्यूब पहले एग्जिस्ट कर रहा था बीसीसी के फॉर्म में, अब वो जाने वाला है एफसीसी के फॉर्म में। जरा एक बार यहां पे आके चेक कर लेते हैं कि कैसे वो वेरी करेगा। यहां पे क्या होता था बीसीसी के फॉर्म में, बीसीसी में होता था 4r इज इक्वल्स टू रूट बॉडी सेंटर, सॉरी तो बॉडी सेंटर रूट 3 आता है, बॉडी सेंटर रूट 3 होगा। तो a कितना बन गया, a बोलेंगे कि सर बन गया, एक्चुअली मुझे यहाँ पे a की वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे a क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो ये बन जाएगा 4r अपॉन रूट 3। इन द सिमिलर वे अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ होता था 4r इज इक्वल टू रूट 2a और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी, अच्छा a की वैल्यू चाहिए तो a बन जाएगा यहाँ पे 4r अपॉन रूट 2। बस इन्हीं वैल्यूज को हमें पुट करना है। तो देखिएगा इस पहले वाले में z1 कितना दिया है 2 अपॉन a1 कितना आएगा 4r अपॉन रूट 3, तो 4r अपॉन रूट 3 का होल क्यूब हो गया। सिमिलरली मल्टीप्लाइड बाय यहां पे क्या है a2 कितना दिया हुआ है 4r अपॉन रूट 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू कितनी है 4। तो यानी यहां से कट करना सीखते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये यहां से कट हो गया, सिंपली 2 बचा है, 2 डिनोमिनेटर में। यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो 4r से 4r पूरा ही हटा देते हैं, ऐसे पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये क्या ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है, तो क्या बनेगा, देखिए ऊपर चला गया तो ऊपर क्या है हमारे पास में रूट 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ये क्या है 2 का होल क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आप सभी लोगों को। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में रूट 2 का होल क्यूब ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे ऑलरेडी भी क्या एग्जिस्टिंग है 2। बस इसी को सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखो गाइस रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बन जाएगा 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2 इंटू 2 कितना था 4 रूट 2। भाई साहब देखना जरा ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हाँ यार एक ऑप्शन दिखाई तो दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। और ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का गेम था। सबमिट किया और ये बोल रहा है या नीट 2016 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सॉलिड स्टेट चैप्टर से ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। स्वागत है। नीट 2016 में क्या पूछा गया है, इन्होंने पूछा है कि अगर आपके सामने बीसीसी यूनिट सेल है देन z इक्वल्स टू कितना आ गया 2। अगर इसकी डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी किसमें दी हुई केजी पर मीटर क्यूब में। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एक चीज मेक श्योर कर लें, या तो सारी चीजों को हम लोग केजी में सोल्व करते जाएंगे या फिर सारी चीजों को हम लोग या तो मतलब एसआई में लेंगे या तो फिर लेंगे हम लोग उसको सीजीएस के अंदर। तो z यहाँ पे 2 दिया, z की कोई यूनिट नहीं होती, इसको रहने देते हैं। डेंसिटी को एज इट इज भी ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, फिर आगे देख लेंगे। इसको लिख देते हैं केजी पर मीटर क्यूब। चलिए फिर बोला कि कैलकुलेट एंड इट्स एटॉमिक मास दिया हुआ इतना, तो इसको भी केजी में ले लेंगे। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम कितना हो जाएगा 6.94 ग्राम पर मोल है, तो क्या कर देंगे 10 टू द पावर 3 केजी पर मोल आ गया, ठीक है। केजी मतलब मैंने उसको बेसिकली डिवाइड कर दिया 10 टू द पावर -3, यानी आपने 1000 से डिवाइड कर दिया ग्राम को तो बन गया केजी। दोनों चीजें आ गई। अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट करिए द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो देखो एज लेंथ जो आपकी आएगी वो आपकी किस में आएगी, मीटर्स में आएगी। इस फॉर्मूला के हिसाब से, फंडे के हिसाब से मीटर्स में आएगी। तो ट्राई कर लेते हैं, फिर मीटर के बाद में उसको पिकोमीटर में ले जाना तो हमारा खेल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। पहले तो आपको लिखना होगा यहाँ पे कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या था mz अपॉन na इंटू ए क्यूब, na इंटू ए क्यूब। तो यहां से आपको क्या चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए थी किसकी यहाँ पे दी एज लेंथ। तो a कितना बन जाएगा, यानी ए क्यूब है, तो पहले आप सबसे पहले लिख दीजिए कि ए क्यूब इज इक्वल टू कितना बन जाएगा mz अपॉन na इंटू डी डेंसिटी। तो ए क्यूब जो आएगा उसकी वैल्यू निकाल लीजिए सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करके। ए क्यूब इक्वल्स टू m कितना दिया हुआ पहले चेक करो, m कितना दिया हुआ है 6.93 इंटू 10 टू द पावर -3 केजीज के टर्म में हो गया। मल्टीप्लाई बाय z कितना दिया हुआ है, कम ऑन 2 दिया हुआ है। na कितना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी कितनी होती है तुरंत बताओ।
तो डेंसिटी जो है आपके सामने ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 6.94 ओके 530 kg पर मीटर क्यूब 530। तो ये जो माहौल जो आ रहा है बेसिकली ये यूनिट क्या आएगी, ये आएगी आपकी मीटर क्यूब में आएगी। करेक्ट, ये यूनिट किस में आने वाली, मीटर क्यूब में। तो मुझे क्या चाहिए कि ये यूनिट किसके आसपास में आ जाए, ये यूनिट आ जाए हमारी पिकोमीटर यानी -12 के टर्म्स में। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, सो ए क्यूब विल बी इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ये 2 से चला जाएगा 3, तो 3 से 1 ले लो, इसको कट करने की कोशिश करो, 3 2 जा 3 3 जा 1 जा, यानी ये पे बन गया 2.31। तो ऊपर के लिए क्या बचा हुआ हमारे सामने 2.31 डिवाइडेड बाय 530 इंटू 10 टू द पावर -23 को ऊपर भेजो, 26 हो गया, -26। अभी ये सब किसके अंदर चल रहा है, ये सब मीटर्स के अंदर चल रहा है। करेक्ट, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको आप ऊपर ले जाइए, या तो इसे बनाइए, कुछ ऐसा हमें बनाना पड़ेगा ताकि ओवरऑल जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से रहे कि क्यूबिक के टर्म्स में भी आ जाए और ये भी बेसिकली 3 का मल्टीपल हो, 3 से डिविजिबल हो। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख दीजिए, 2310 डिवाइडेड बाय 530 इंटू 10 टू द पावर। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने 2 हटाए, एक एक्स्ट्रा ऐड किया 3, एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं 4, तो ये बन जाएगा -30। करेक्ट, 10 मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 से डिवाइड कर दिया, कुछ ऐसा बन गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसे सॉल्व करके देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट 5 4 जा 20 होता है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं मान लूँ कि ये कुछ ऐसा आ रहा है अप्रोक्सीमेटली कुछ 400 के आसपास में मान लूँ, इंटू 10 टू द पावर -30, तो इसका क्यूबिक रूट देखिए कितना आएगा, इसका कितने को 3 बार मल्टीप्लाई करने से मेरे को 400 के आसपास की वैल्यू मिलती है। ठीक है, और ये तो 10 टू द पावर -10 में आ ही जाएगा, तो एक ही वैल्यू कुछ ऐसे आने वाली है, इंटू 10 टू द पावर -10। अभी ये मीटर में चल रहा है गेम, राइट। तो ये वैल्यू जो आपके सामने आ रही है वो कितना आएगा, तो गाइस जब इसका सॉल्व करेंगे आप, जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे 400 के आसपास का, तो आपको ये वैल्यू कुछ ऑलमोस्ट मिलेगी 3.6 के आसपास आपको मिलेगी, कुछ 3.6 या 3.5 के आसपास। तो ये आपके सामने जो है मीटर्स में आंसर आ गया। अगर मैं बोलूं इसको कि कन्वर्ट कीजिए इसे पिकोमीटर में, तो पिकोमीटर के लिए क्या करेंगे आप, इसको 100 से जो है डिवाइड कर देंगे, दैट इज यानी ये ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है तो पिको में निकालना है आपको। तो -10 जो दिया हुआ है, आप अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये क्या चला जाएगा 3.6 × 10 टू द पावर -12। अच्छा, इसको आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा हमें आंसर जो फाइनल दिया हुआ किसके अंदर चाहिए, पिको में। तो मैं इसे करूंगा 100 से मल्टीप्लाई, एक्चुअली मीटर को 10 टू द पावर -10 मीटर क्या होता था, एंगस्ट्रॉम, और अगर 10 टू द पावर -12 होता था पिकोमीटर, यानी मुझे इससे ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, डाउन लिमिट पे आ रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई। तो आप इसको क्या कर दीजिए, इसको -12 कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, यानी आंसर ऑलमोस्ट आपके 360 के आसपास आना चाहिए। अब चेक करके देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सही क्या है, इसका क्लू मुझे नहीं है, लेकिन मैंने एक रफ कैलकुलेशन के थ्रू ये आंसर निकाला है जो कि फाइनली बहुत सही गया। वाओ, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द नीट एंड जेईई एंड जेईई एडवांस, सारी चीजें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके लिए सिंपल सा एक काम है कि हमारे इस चैनल पे चले जाइए और इसके लिए आपको जो हमारा एप्लीकेशन उसका स्कैनर है, ये जो है आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके थ्रू आप जा सकते हो हमारे एमबाइब क्लासेस में डायरेक्टली, जहां पे आप लोग लर्न प्रैक्टिस एंड टेस्ट के थ्रू सारी चीजें जो मैंने आज कराई हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप ये कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ भी सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की। उसके अलावा आपके सामने दिया हुआ है जो कि है हमारा टेलीग्राम का लिंक, जहां पे आपके सारे के सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग रिप्लाई करते हैं, आपको अपडेट रखते हैं कि कब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है। और थर्ड जो है वो है हमारे चैनल्स जो कि अचीव 12 एंड एमबाइब अचीव जेईई हैं, जहां पे जाके आप इजीली आपके सारे डाउट्स फुलफिल कर सकते हैं इन माय कमेंट सेक्शन। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप मुझे बता सकते हैं इन माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बस मजे करते रहो और कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.